नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज खास चर्चा होगी क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी हैं और हमारा टॉपिक रहेगा जो रिसेंट सीज फायर हुआ 8 अप्रैल 2026 को, जो ईरान और यूएस में हुआ। और जे अभी हम जाएंगे कि प्री सीज फायर क्या डेवलपमेंट थी, क्या हुआ, क्या थ्रेड्स थे दोनों साइड से, और फिर हम पोस्ट जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है आफ्टर दिस सीज फायर और आगे फ्यूचर क्या सोचते हैं, इसके बारे में सारा आज ब्रीफ में बात करेंगे। तो जो एक साइड से 15 पॉइंट्स आए हैं यूएस ने आपने रखे हैं और दूसरी तरफ से ईरान ने 10 पॉइंट्स हैं। तो जल्दी ही ये 2 वीक्स जो सीज फायर हुआ इसके रिलेटेड जो आगे जो टॉक, इसको टेबल टॉक बोला है, इस्लामाबाद में होने जा रही है। और वहां पे ये तो जो पिछला जो सीज फायर, इस पे भी चर्चा है कि ये कैसे हुआ, कौन कौन ये इन्वॉल्व हुआ, ये बैकडोर में कौन थे। तो लेकिन जो आगे वार्ता होने जा रही है जो 15 पॉइंट्स और 10 जो पॉइंट्स हैं दोनों साइड से, ये एक टेबल टॉक होगी इस्लामाबाद में। और मुझे लगता है दोनों साइड से ये लीडरशिप इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी। और जो पाकिस्तान की जो इंटरवेंशन है, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो भी वहां पे लोग इन्वॉल्व होंगे वो डायरेक्ट तो होंगे, आप बातचीत है। तो अभी ये देखना है कि आगे क्या होता है, जी आगे क्या फ्यूचर रहेगा, इस सीज फायर सस्टेनेबल है जहां इसका क्या। अभी पीछे आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि जो इजराइल ने दोबारा जो अटैक किया है और वहां पे हिजबुल्लाह, उन्होंने कहा कि इजराइल पार्ट नहीं है, जो पार्ट इन द सेंस कि ईरान के साथ तो ठीक है हमारा हुआ है, लेकिन आई थिंक ये लेबनान के साथ हमारा नहीं है। तो वहां जो हिजबुल्लाह जो ईरानियन चाहे, तो जो हमारे जो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लेबनान में हम अपनी एक्टिविटी इजराइल ने कहा करते रहेंगे। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, जे अगेंस्ट जो लेबनान है उसके अगेंस्ट भी जे सीज फायर माना जाएगा और इजराइल भी इन्वॉल्व है इसमें, ये भी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इसका। तो मैं डॉक्टर साहब ये सारी बातें एक मैंने ओवरव्यू दिया आपको, तो अभी आप आगे चर्चा करें कि भाई ये क्या, मैं तो 2 है कि 40 दिन का क्या ये जो हुआ है, सीज फायर हुआ है, क्या वाकई ही ये इन्फोर्स हो जाएगा। हार्मोज की बात हुई है, रियलिटी की बात हो रही है वहां पे। और ये भी एक है कि क्या इजराइल को कॉन्फिडेंस में यूनाइटेड स्टेट ने लिया है, तो क्या क्या कारण था। क्योंकि सुबह इन्होंने कहा था जो इंडियन टाइम के बता वो 5:30 पे भाई जो यूएस का वो था कि हम स्टोन एज में ला देंगे सारी सभ्यता, सिविलाइजेशन की जो है, पर्शियन है ईरान की, जो पर्शिया बहुत बड़ी सभ्यता और एशियन सभ्यता समझी जाती है, इसको हम स्टोन एज में लाएंगे। क्या इतनी जल्दी डेवलपमेंट हुई, कौन कौन इंटरवेंशन, किसने इंटरवीन किया, इस पे आप बताइए पहले। कि पहले तो मैं ये कहूंगा आपको, तो बाकी तो आप पे है, जो भी जैसे बात आप छोड़ोगे, कि ये जो सीज फायर हुआ जे स्टार में कौन कौन इंटरव्यून हुआ, ताकि लोगों दर्शकों को पता लगा कि यार सच्चाई अंदर से क्या है। और इतनी जल्दी, क्योंकि ये रात तक तो कुछ नहीं था, तो आगे बात। और सडनली लास्ट 2 दिन के अंतर्गत सडनली इसका कई 14 दिन के लिए डेफर हो गया, ये हो गया, सीज फायर हो गया। इसका क्या कारण रहे होंगे? जैसा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का पहले मैं जवाब दूंगा। पहले यही है श्रोताओं, जब अमेरिका ने देखा कि 40 दिन का युद्ध हो गया है और 39 डेज हो चुके हैं और ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आ रहा है, ईरान ने किसी भी पीस टॉक से इनकार कर दिया और ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, तो अमेरिका को लगा कि अब उनके कंट्री में भी उनके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, काफी लोगों को उन्होंने चेंज किया और अल्टीमेटली इंटरनेशनल लेवल पे भी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म होने जा रही थी। जैसे हमने पिछले एक एपिसोड में कहा जो इंग्लैंड के साथ हुआ सुएज कैनाल के बाद,
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से दुनिया में भी ऑयल क्राइसिस चरम सीमा पे पहुंच चुके थे, लेकिन ईरान आगे पीछे हटने वाला नहीं था। लेकिन अब अमेरिका चाहता था कि मैं किसी तरह इस जंग से बाहर निकलूं, और हालांकि ईरान ने को खोने के लिए कुछ नहीं था। ईरान कहता हमने ऑल आउट वार करनी है, तो चाइना कन्विंस कर पाया ईरान को, क्योंकि चाइना को अपने भी इंटरेस्ट थे, वहां भी इकोनॉमी डाउन हो रही थी ऑयल की वजह से। चाइना को मैं जो आपने बात की ना, चाइना को क्या किसी ने अप्रोच किया? चाइना को ईरान से बात करने, चाइना को अमेरिका ने इनडायरेक्ट अप्रोच किया था, कि ईरान को मनाओ नेगोशिएटिंग टेबल। तो बेस जो बनाया था वो चाइना ने बनाया था, और वो मैं एग्री करता हूं। क्या यूएस अपने उसके लिए, ऐसे तो यूएस और चाइना आपस में, उसका रीजन था कि इस वॉर में रशिया ने सिर्फ उसको इंटेलिजेंस अपनी दी थी और ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, और चाइना ने सबसे ज्यादा ईरान को सपोर्ट किया। वो ठीक है, इस वॉर में डायरेक्टली उनको हथियार भी दिए। तो अमेरिका को पता था तो ईरान अगर किसी की बात मानेगा तो चाइना, इसीलिए उन्होंने चाइना को इन्वॉल्व किया बीच में। और लास्ट मिनट में फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात हुई, क्योंकि अब बात कहां पे होनी थी, पीस टॉक्स चाइना में तो हो नहीं सकती थी। आज जाके उन्होंने आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से बात हुई, तो उन्होंने जाके ईरान से बात की कि अब ये वार्ता जो है, पीस टॉक जो है इस्लामाबाद में होगी। और पाकिस्तान अपना क्रेडिट ले रहा, हालांकि इसमें पाकिस्तान ये का दोनों ट्रस्टवर्दी भी है। किसके? यूएस के और चाइना। हो सकता, मैं जो आप कह रहे हो ना, यूएस ने चाइना को कहा है, मैं कहता हूं हो सकता है इन्होंने उधर से आया हो, किसका, यूएस जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप को, इन दोनों को कहा, और फिर ये इन्होंने चाइना को इन्वॉल्व किया, और फिर ये टेबल पे। तो आपको पता है ये जो पिछले साल की बात है, जब वो आसिम मुनीर को खाने पे बुलाया था, तब से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका के लिए कुछ भी कर सकते। तो अब अमेरिका को पता था कि सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में हमारी पीस टॉक नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान ने फिर ईरान को अप्रोच किया, तो ईरान को ऑलरेडी कन्विंस किया होता है ईरान ने। तो अल्टीमेटली ईरान का अभी भी हाथ, कहना कि हमारे हाथ ट्रिगर पे हैं, हमारे लिए जंग खत्म नहीं हुई है, सिर्फ 14 दिन हम वेट कर रहे हैं। और अगर हमारा 10 पॉइंट्स जो अमेरिका ने माने हैं, अगर किसी भी पॉइंट पे कोई गड़बड़ हुई, हम लोग दोबारा जंग में आ जाएंगे, हम अटैक नहीं करेंगे। और आज आके ईरान कहता है कि हमारी सारी शर्तें मंजूर हो गई, और वो भी शर्तें जो कि युद्ध से पहले अमेरिका की भी नहीं थी, हमने वो भी शर्तें मनवा ली और हम लोग जीत गए। उधर अमेरिका कहता कि हम जीत गए क्योंकि हम लोगों ने अपना जो ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया था, ईरान को हमने तबाह कर दिया था और हमने अपनी शर्तों पर मनवा लिया। तो दोनों अपनी इन्होंने जीत के नगाड़े बजा रहे हैं। उधर पाकिस्तान में भी ढोल चल रहे हैं, ढोल नगाड़े चल रहे हैं, जी पाकिस्तान इमीडिएटर बन गया है। और हिंदी फिल्म धुरंधर की फिल्म के वहां पर शहबाज शरीफ कल डांस कर रहे थे, बैकग्राउंड चल रहा है धुरंधर फिल्म के म्यूजिक का, और डांस कर रहे थे कि हम लोग जी बड़े इंटरनेशनल हमने। तो ये श्रोता यही था बेसिक क्वेश्चन। अब जैसा आगे अगला क्वेश्चन फिर मैं, देखिए जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि एक ज्यादा, तो भाई मैंने पिछले बार भी बात की, डॉक्टर साहब याद करो, मैंने कहा था सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री जो हैं, जिनमें मिलिट्री स्टेशन, जिनमें सारी इकोनॉमी है, चाहे यूएस की है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और जो मैंने पिछले बार भी कहा था कि अफोर्ड नहीं कर सकता, कौन? यूएस। इसको बाहर को पता नहीं कैसे ये 40 डेज गई, और नुकसान सबसे ज्यादा इसका किस हुआ? मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इकोनॉमिक कले भी हुआ। और आप देखेंगे वहां पे ये बिल्कुल, आप कहोगे उनकी इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई, इतने नीचे वो आगे हैं कि उनको रिवाइव करने में बहुत टाइम, आपने पहले भी कहा था कि भाई उनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब आगे एक और मैं जो तो फिर आपके करता हूं, जो आपने ये बात कही कि ये डील मुनीर का चाहता, वो तो है शहबाज वगैरह जो आपने बात की, जो धुरंधर मूवी की बात की, वो क्या है कि वो कुछ तरीके से ये कहते हैं कि लाइमलाइट में रहना, है ना, लाइमलाइट में, चाहे वो एक जैसे होता है ना एक गुंडा, एक रोग, तो रोग स्थित है कि यार देखो हमारी ड्यूटी पे आया, कौन आया? हमें यूएस ने इन्वॉल्व किया, है ना, देखो हमें, देखो हम एक टाइम पे अफगानिस्तान में जो यूएस ने किया, तो उस वक्त भी हमारी चर्चा होती थी, चाहे एज ए रोग स्टेट जहां वाला, और चाइना भी हमें पूछता है,
चाइना की भी जो सारी इन नटशल ये है, देखते हैं आगे क्या होगा सीज फायर। मेरा जो अपना है, फाइनल भी मैं करूंगा, इस पे बात करूंगा। मेरा ये है कि दोबारा ये डायरेक्ट अटैक एक कोल्ड वॉर की शेप में हो जाएगा और ये ट्रूस, ये जो सीज फायर एक्सटेंड होता जाएगा। दोनों साइड से अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये 15 और 10 पॉइंट इस पे काफी लंबी टाक चलते रहेगी पारा। जैसे आपने कहा, देखिए बहुत डॉक्टर साहब इस पे बताइए मुझे, अभी हार्मोज भी उसने कहा कि ये हार्मोज जो ईरान कहता है कि इसमें मैंने रियलिटी लेनी है और जो मेरा नुकसान हुआ है जो इस वॉर में मैंने वो रिकवर करना, और अदरवाइज और उसने ओमान का भी कहा है कि हम दोनों कंट्री शेयर करेंगे। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बताइए कि क्या ये पॉसिबल है, कोई देगा रियलिटी आने वाले वक्त में? अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनकी शर्तों में एक शर्त ये भी थी जो ईरान की, कि हमें मुआवजा दिया जाए। तो जैसे हम शर्तों पे अभी हम आएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सारी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि जो अब ईरान ने शर्त रखी है कि हर जहाज का हम $2 मिलियन लेंगे, और सुना है कि अमेरिका का भी अब कह रहा है कि मेरा भी उसमें शेयर रहेगा। तो आज आके मुझे लगता है कि ये जो सारा ड्रामा रचा, ये तो पैसे की वजह से रचा जा रहा है। कि आज आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी का कब्जा नहीं था आज तक। अब आने वाले वक्त में अमेरिका और ईरान दोनों कब्जा करने वाले हैं ऐसे हालात में। अच्छा, ये आप नई बात कर रहे हैं। इसका मतलब है ईरान अमेरिका कहता हमारा भी इसमें शेयर रहेगा टोल में। इसका मतलब है कि जो उनके यूएस किस बेस पे कह रहा? चलो तो सर, अमेरिका को सिर्फ पैसा चाहिए, अमेरिका को पैसा चाहिए और अपनी दुनिया में पावर चाहिए। एज मोनोपोलर वर्ल्ड में वो चाहता है डिक्टेटर। एक मैं और बात करूं, क्या चाइना पैसा दे देगा? चीन किस का तेल आना उस हार्मोज से? उसमें चाइना का, जापान का, इंडिया का जहाँ और भी जो भी कंट्री होंगी, अगर कोई यूरोपियन कंट्री इन्वॉल्व हो या कोई भी करेंगे, और जो मुझे नहीं लगता कि ये कोई, और यूएस का तो लेना देना ही नहीं है इसमें, उसका तो कोई टेरिटोरियल जहाँ जो आप कहते हो कोई वो कंसर्न है, मैरीटाइम राइट्स होते हैं, वो है। इसका कोई मामला प्रेजेंस तो फेल्ट कराएगा ना सर। जैसे आपने कहा खर्ग आइलैंड ऑलरेडी उन्होंने अटैक किया, वो उनकी मर्जी है कि खर्ग आइलैंड अपने कब्जे में करने की। हाँ, ये बात हो सकती, उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। अमेरिका की कोई भी बात पूरी नहीं हो सकी। चलो, तो मैं अब बात करूंगा कि ये 10 पॉइंट्स क्या थे, क्या और कौन सी शर्तें क्या, और अमेरिका ने सारी शर्तें मान ली, और मुझे नहीं लगता ये मानने वाली शर्तें भी थी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, चलो ये शर्त दुनिया के लिए अच्छी है कि अमेरिकन गारंटी देगा कि दोबारा ईरान के ऊपर अग्रेशन नहीं करेगा, तो ये दुनिया के लिए अच्छा है, ये गारंटी देता है। ठीक है, ये शर्त ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, ये ईरान के लिए अच्छा है। दूसरा था कि ईरान की जो सॉवरेंटी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा रहेगा परमानेंटली, ये भी शर्त मान गया वो। इससे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी का कब्जा नहीं था। इसका मतलब इस युद्ध का नुकसान दुनिया का ये हुआ कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान क्लोजली सिचुएटेड कंट्री थी इस स्टेट के, लेकिन उस पे कोई रियलिटी वगैरह का मामला नहीं था। और ईरान पूरा रेगुलेट करेगा कौन से जहाज आ रहे हैं, कौन से जहाज न जा रहे हैं, और इनका टोल प्लाजा बन गया किस्म का। तो ये भी शर्त मान गया अमेरिका। अब देखो ना, ये तो दुनिया के लिए नुकसान है ये शर्त मानना। अब देखो तीसरी शर्त क्या था कि रीजनल वॉर जो है वो खत्म करनी है ईरान में। जैसे हाँ, वो शर्त मान गए, जैसे ईरान मान गया कि हम हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा, हम अपनी गल्फ कंट्रीज पे अटैक नहीं करेगा। तो ये शर्त भी गल्फ कंट्रीज के लिए अच्छी है, दुनिया की पीस के लिए भी अच्छी है कि ईरान आगे से कहीं भी अटैक नहीं करेगा। तो ये शर्त भी ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, जैसा ये बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है कि ईरान की ये शर्त कि अमेरिका अपने सारे अड्डों से सारी फोर्सेस वापस बुला लेगा और आज के बाद यहाँ गल्फ में कोई अड्डा नहीं बनाएगा। कौन? यूएस। ये बहुत बड़ी शर्त कैसे मान गया अमेरिका, जबकि इसका मतलब अभी मान गए हैं या ये अभी नहीं डेलिब्रेशन होनी है? ये मान गए हैं 14 दिन के लिए। 14 दिन तो अभी 14 दिन के, तो मतलब ये इनकी शर्तें हैं, इन पे डेलिब्रेशन होनी है। और अगर ईरान ने कहा कि हमारी शर्तें नहीं मानी जाती तो फिर हमारा तो हम दोबारा, हमारा हाथ ट्रिगर के ऊपर है, हम दोबारा रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी शर्त है कि अमेरिका के अड्डे नहीं होंगे इस एरिया में। और ये तो ईरान की डिमांड है बिल्कुल डिमांड है ना, यूएस थोड़ा मानेगा इसको कि मेरे अड्डे ना हो। सर अभी तो मान गया ना युद्ध रोकने के लिए। युद्ध तो रुक सकता है ना, अभी तो टेबल टॉक होगी ना। उसके था कि
कंपेंसेशन दे रही है अमेरिका ने जी। अब अमेरिका कहता है हम लोग डिमांड है, नहीं डिमांड है, कहा कि सारी कंपेंसेशन जितना हमारा लॉस उस पे बात करेंगे बात करेंगे, लेकिन अमेरिका तो फिलहाल मान गया ना। ठीक है, बिल्कुल। जैसे पुराने जमाने में होता था कि जो मुल्क हारता था वो लगान देता, जैसे एक राजा दूसरे को देता था, तो अमेरिका कह रहा हम जीत गया, अगर जीत गए तो फिर लगान के लिए कैसे मांगे, कैसे मांगे कि हम डैमेज देंगे उसको। वो तो जीतना किसी का नहीं है, कौन जीता या कौन हारा है इसमें अभी बताएंगे, उस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मान गया कि ईरान को अलाउ कर दिया अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को पीसफुल पर्पसेस के लिए, जो कह रहा था कि हम उसका जी तबाह कर देंगे, तबाह आप कह रहे हैं, ईरान ने अमेरिका ने कहा जी आप पीसफुल पर्पस के लिए यूज करो, चाहे आपका 60% एनरिच्ड यूरेनियम है जो कभी 3.7% हुआ करता था, तो इसके लिए भी ये बहुत बड़ी शर्त, और इसी एजेंडा के ऊपर उसने अटैक किया था कि हमने उसका न्यूक्लियर तबाह करना है। पिछले साल भी जून के मंथ में जो हुआ अटैक हुआ वो भी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर, वो इसका मतलब हुआ कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो चलता रहेगा, वो कौन देखेगा उसको आगे। तो उसके इंपॉर्टेंट शर्त थी, इससे पहले 2015 से पहले ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं अमेरिका की, ये भी शर्त बनवाने में मंजूर हो जाएगा, जो उसकी शर्त है कि आज के बाद अमेरिका ईरान के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा, लिफ्टिंग ऑल सैंक्शंस फ्रॉम ईरान। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरा था कि ऑल सैंक्शंस उन कंट्रीज के ऊपर जो कि ईरान से तेल ले रहे हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा अमेरिका, नहीं लगाएगा फ्री। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के गवर्नर्स है जो ईरान का दौरा करेंगे वो दोबारा भी ईरान का चेकअप नहीं कर पाएंगे, ईरान की इंसला खत्म हो गया। इसके लिए ईरान ने, अब इसके बारे में बात करेंगे ये क्या मसला था सारा। और सबसे बड़ी बात है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी ईरान के पास साथ रेजोल्यूशन पास हुए वो सारे वापस ले लिए जाएंगे। तो मतलब है अभी पीछे और आगे के लिए भी कोई सैंक्शंस जो है अमेरिका इसके ऊपर रेजोल्यूशन नहीं आएगा। ये जो ईरान की साइड से प्रपोज्ड डिमांड थी। जी। वो जो यूएस का ने क्या क्या डिमांड रखी? सर यूएस की डिमांड सारी से उल्टी है, मतलब उल्टी है, इससे सारी उल्टी डिमांड, जैसे कि वहां पर रजीम चेंज होगी, नहीं हो पाई रजीम। दूसरी उनका था कि वहां पर एनरिचमेंट बिल्कुल बंद कर देगी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के वहां पर आएंगे चेकअप करने, उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो सारी शर्तें उससे उल्टी हैं सर। मतलब कहने का मतलब जो उन्होंने डिमांड रखी है अमेरिका की उससे उल्टी शर्तें, उससे उल्टी है 10 है, यूएस की 10 है, इनकी 15 है, उनकी 10 है, तो वो मतलब समझो इसको नलीफाई कर रहा है। सो अमेरिका की सारी शर्तें नामंजूर हुई हैं और अमेरिका ईरान की नामंजूर हुई है 14 दिन के लिए। 14 देखो, एक होता है कि हम इस पे बात करेंगे और 14 दिन के लिए हम नेचुरली, अगर आप नहीं बंद करेंगे फिर तो लड़ाई है, फिर तो स्टोन एज की बात होगी, फिर तो सिविलाइजेशन तबाह हो गई, फिर तो जो सारा मामला था तो बात करना, इसका मतलब इस पे डेलिब्रेशन होगी। जैसा मैं चाहता हूं मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं, क्यों ईरान के ऊपर पिछले साल से अटैक हो, इसका क्या कारण रहा। श्रोता 2015 की बात है, 2015 से पहले दुनिया में खबर थी कि पाकिस्तान ने सेंट्रीफ्यूज दिया है और ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। हाँ बिल्कुल है। इसके ऊपर पूरे दुनिया एकजुट हो गई। तो 2015 में इस सदी का सबसे ऐतिहासिक एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 14 जुलाई 2015 में। तो ईरान ये ट्रीटी साइन करता है किसके साथ? यूएसए के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और फ्रांस के साथ, कि हम लोग जो है पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम करेंगे और हमने जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है वो वापस 3.7% पे ले आएंगे। ये ट्रीटी साइन हो जाती है और उसके बाद और हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो टीम आती है उसको ईयरली इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करेंगे और उसके शर्त में अमेरिका उस पर सैंक्शन हटा देगा। हुआ ये बड़ा अच्छा हुआ, अमेरिका ने सैंक्शन हटा दी और न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनरिचमेंट काफी कम कर दिया ईरान ने। और हर साल 2015 में भी, 2016 में भी, 2017 में भी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की टीम आती रही और सब कुछ पीसफुल चलता रहा। पता नहीं क्या हुआ, 2018 में यही ट्रंप साहब थे जिन्होंने ये डील का फाड़ के फेंक दी कि हम इस डील से बाहर हैं, और जैसे इस डील से बाहर हो गए उन्होंने और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब क्या हुआ, ईरान ने क्या किया कि नहीं आएगी, ना हमारी इंस्पेक्शन करेंगे और टैरिफ स्टार्ट हो गए।
और टैरिफ्स का फायदा क्या हुआ ईरान को, वो सब लोगों ने इस युद्ध में देखा। किसी को नहीं पता ईरान में क्या हो रहा है। ईरान ने क्या किया, 3.7% एनरिच यूरेनियम को 60% तक ले आए। अपना जो इंडिजिनस ड्रोन्स मिसाइल्स की फैक्ट्री बनाना शुरू हो गई। और ये जो इस युद्ध में 40 दिन का जो युद्ध साबित हुआ, वही जो डोनाल्ड ट्रंप ने गलती की थी कि जो ट्रीटी फाड़ दी, अगर वो ट्रीटी फाड़ दी होती नहीं होती तो आज वो इंस्पेक्शंस कंटिन्यू होती, आज ईरान का न्यूक्लियर का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो, आज ये युद्ध नहीं होता। आप देखो उस वक्त भी ट्रंप था और आज भी ट्रंप है। तो श्रोताओ, ये सारा जो आपको पृष्ठभूमि बताई कि ये युद्ध क्यों हुआ, और फिर 28 फरवरी को 40 उनके बाद ये फिर 40 दिन युद्ध रहा, और जो आपको पता जो तबाही हुई दुनिया में, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे जज साहब इसके बारे में। मैं जो डॉक्टर साहब आपने कहा ना, कुछ चीजें तो जो क्या कहते हैं जी अनप्रडिक्टेबल होती है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। कुछ कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और होता कुछ नहीं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो सारी चीजें जो हवा में रह जाती हैं और सारा वो, और नुकसान अपना कहते हैं। देखिए इंटरनल तौर पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और सब तो वहां पे हालात जो बने हुए हैं, उसकी अपनी पार्टी में जो लोग हैं, वहां के लोग हैं, वो कभी भी युद्ध के, और उसका जो मिलिट्री जो चीफ थी, काफी आर्मी चीफ, उन्होंने कहा कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। तो और देखिए कौन ट्रस्टवर्दी होते थे किसके, यूएस में जो भी यूएस का था एलिज थे, वो आपके जी आपका यूरोपियन कंट्रीज थी। तो उन्होंने भी एक साइड पे कर लिया इस बार में, जो आपने कहा जी जी कोई। और दूसरा क्या था, नाटो भी ने भी कहा भाई वो नॉट इन्वॉल्व। कितना एक साइड पे वो वाला जो दबदबा था ना जो यूएस का, कि सारे यही समझते थे कि यार यूएस है, उसके साथ पूरा ईयू है, उसके साथ जो नाटो है, और एक बहुत बड़ी एक समझता वेस्टर्न और ईस्टर्न एक वो भी बात होती थी। और ये चाइना और रशिया को और बाकी कंट्री तो कोई इसमें कोई ज्यादा उनका नहीं था। लेकिन जो रजीम चेंज वाली डॉक्टर साहब आपने बात की ना, अगर ये अंदर से, जो मैंने पिछले बार भी बात की थी, अंदर से जो एक मूवमेंट चलती, जो अनरेस्ट चल रही थी, इसको कंटिन्यूस करने देते, इसमें कंसिस्टेंसी रहने देते। कुर्दिश इन्वॉल्व थे इसमें, कुर्दिश भी, कोई भी इन्वॉल्व था वहां पे। जो आपका ये जो पुराना जो रजा पहलवी इन्वॉल्व था, और उसमें यूएस था, मुसाद था, काफी काम हो रहा था उसमें, और उसमें काफी मूवमेंट जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग जा रहे थे। तो वहां पे ये इसकी जो खिमनई के काफी मूवमेंट अभी भी है, ऐसी नहीं है। अभी भी जब ये जो अटैक हुआ उस दिन लोगों ने खुशियां मनाई, 28 था जो जिसमें 40, और ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसने जर्नली एक जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी क्या थी, जो इन्होंने अटैक किया, जिसमें जो वहां के पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, और वहां के जो मिलिट्री लीडर 40 जो 28 ऑफ फरवरी, जिससे ही आगे जो युद्ध शुरू हो गया, वो सबसे बड़ी गलती थी। अगर रजीम अंदर से कोई और बालकों फटने वाला था, थोड़ा टाइम करते, थोड़ा काम करते, तो ये एक्सटर्नल से क्या होगा, जो इंटरनल लोग थे, वो एक सॉवरेंटी होती है एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ। कोई भी, कल देखिए आपने क्या किया उन्होंने, जब इन्होंने कहा कि भाई ये ह्यूमन चेन बनी, जो आपके रेलवे ट्रैक थे, रेलवे स्टेशन थे, रेलवे जो थी, उन्होंने कहा इजराइल ने कि भाई खाली कर दो, और जो आपके ये जहाँ इन्रिचमेंट है, जो दूसरे हैं, पूरे लोग, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के लिए बाहर निकले, भाई आप हमें लाओ, डालो हम पे न्यूक्लियर बम। ये चीजें जो हैं, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। और ये मत लीजिए पर्शिया, ये ईरान, ये एक बहुत बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, मैंने पहले भी बात की। और ये इनका जो, ये नहीं समझो कि ये स्ट्रेटेजिकली जहाँ कोई ये मंदबुद्धि लोग हैं, इनका IQ कंपैरेटिवली अमेरिकन से हायर है। ये आप स्टडी कर लो, पर्शिया के लोग, मीन ईरान के लोग पुरानी एज कंपेयर टू, ठीक है यूएस क्रिएटेड है, वहां पे जो लोग ओरिजिनल जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो नेटिव इंडियन कहते हैं, ये लोग ये वहां अलग अलग कंट्री से आके यूएस बना है। लेकिन जो ईरान है वो वहीं पे है, वहां पे वहां से लोग बाहर आए होंगे, तो बाहर आएंगे चाहे वो यूएस में भी सेटल होंगे, जहां कहीं भी दुनिया के,
तो वो ऐसी बात नहीं है। और ये मैं डॉक्टर साहब आगे बात करेंगे फ्यूचर में कि अभी ये जो आपने बातें की, जी जी, 10 और 15% डेलिब्रेशन होनी, क्या देखते हो? और आपने एक और बात की, ये कंट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी। अरे कंट्ररी टू, एक बात ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा टोटली बिल्कुल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। क्या पॉसिबल है जो आगे ये जो टॉक हो रही है, टेबल टॉक, क्या ये टेबल टॉक कोई किसी कंक्लूजन या उस पर पहुंचेंगे? थोड़ा इसके बारे में फिर आगे बात करें। सब आपने बताया जो ये जो पाकिस्तान में शनिवार को 11 तारीख को जो टॉक्स होने वाली हैं, तो टॉक्स को जो अमेरिका की तरफ से JD वांस हैं वो टीम हेड कर रहे हैं, और ईरान की तरफ से उनके पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद टॉक है दोनों में, खलीफा जो स्पीकर है, डायरेक्ट टॉक है, और पाकिस्तान एज होस्ट कंट्री रहेगा, तो डायरेक्ट टॉक्स रहेंगी। तो ये टॉक्स जो हैं, जो 10 शर्तें जो अमेरिका ने टेम्पररी मान ली हैं, अगर मुझे नहीं लगता ये इस शर्तों को मानने के लिए बाकी गल्फ कंट्रीज तैयार होंगी। अगर अमेरिका के अड्डे वहां से हट गए, अब आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया को शेल्टर कौन देगा? बाकी गल्फ दोबारा आप एक बात मैं दोबारा बात करूंगा। आपने कहा, मुझे नहीं लगता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आप समझो एक ट्रूस के लिए है कि टेबल पे आना है, 2 वीक्स के लिए उन्होंने रोका है। ये मत कहो आप कि भाई उन्होंने मान ली है, नहीं मानना जैसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात मान ली है कि ईरान अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है। बात ये है, ठीक है, ईरान को कुछ खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं, हम लोग इन शर्तों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। अगर ईरान अड़ा रहता है इन शर्तों पे, फिर क्या बनेगा? बात ये है। और फिर इसका मतलब 14 दिन के बाद टॉक्स फेल हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता ये मानने वाली शर्तें अमेरिका के लिए। अमेरिका कहाँ मानेगा शर्त? और जो आपने बात की सऊदी, ये जो गल्फ कंट्रीज है, इनको तो प्रोटेक्शन है, और दूसरा भाई तो ईरान के साथ तो इनका 36 का आंकड़ा है। और दूसरा कि वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहेगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं देखेगी, वो जो मर्जी करते रहे। इसका मतलब ये शर्तें जो हैं, मुझे नहीं लगता ये ट्रूस पूरी तरह कामयाब रहेगा। और क्योंकि जैसे ये सीज फायर होता है, कल अनाउंस होता है सीज फायर, उसके बाद एक और कंफ्यूजन है इस टॉक्स में कि इजराइल कहता है कि लेबनान इस पीस टॉक्स में नहीं है, इसलिए कहा उसने लेबनान के ऊपर अटैक किया, 254 लोग मार दिए, और उसमें तेल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक बंद पड़ा है, ईरान ने दोबारा बंद कर दिया। और लेकिन पाकिस्तान भी कह रहा है कि नहीं जी वो लेबनान इंक्लूड है, ईरान भी कहता है जी लेबनान इंक्लूड है, तो लेकिन इजराइल कहता है लेबनान इंक्लूड नहीं। इसका मतलब है जो इसके अलाइज हैं अमेरिका के, इजराइल ओपनली कह रहा है कि लेबनान इंक्लूड नहीं है, लेकिन अमेरिका की कोई भी स्टैंड नहीं है इसमें। तो अल्टीमेटली बात हो जाती है, मुझे नहीं लगता ये ये कहूं ये टाइम गेन है, ये अवॉइडेंस है, बिल्कुल सच। और जो आपने कहा ना, एक मैं ऐड कर देता हूं कि आपने कहा ईरान इज फिल्म, बिल्कुल कि हमें आगे चलना है, आगे चलना है, तो भाई हो जाएगी, लेकिन हम इस बार फाइनली जो बात करेंगे, लेकिन यूएस किसी तरीके से इससे बाहर निकलना चाहता है, और मैंने पिछले बार कहा था इजराइल उसको फंसा रहा है। तो बात अपनी आइडेंटिटी कायम रखने के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल। आपकी बात बिल्कुल सही, जैसा भी यूएस अब यहां से निकलना चाहता है, इसकी बात आप हिस्ट्री पे जाऊंगा। तो बताइए आप, यूएस निकलना चाहता है, क्या क्या हुआ? तो आपको पता, कोरियन वॉर हुआ था 1950 और 1953 में। कोरियन वॉर में, क्योंकि तब ये एयर स्ट्राइक्स नहीं हुआ करती थी तब, और तब ग्राउंड सिस्टम था, तो अमेरिका की 36,000 फौजी उसमें डेथ हुई थी। वियतनाम में चली है, नहीं कोरिया में 36,000 डेथ और 2.3 मिलियन लोग मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे वियतनाम, लेकिन बाद में अमेरिका वहां छोड़ के आ गया, वहां एरिया उनकी लड़ाई लगवा के। उसके बाद साउथ कोरिया की, उसके बाद 1955 की बात है, और 20 साल वियतनाम वार 17-18 साल रहा, और उसमें अमेरिका की 55,000 सोल्जर्स डेथ हुई। अभी हम उनके बाकी जो काम करने वालों की बात ही नहीं कर रहा हूं, उनके सोल्जर्स की डेथ होती है, और उसमें 1.38 और 38 मिलियन लोग मारे जाते हैं वियतनाम वार में। अब इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? और अमेरिका वहां से भी मुंह की खा के वापस आ जाता है। अब बात करेंगे इराक वार की। 2003 से लेकर 2011 में भी इराक वार हुई, जिसमें अमेरिका के तकरीबन 4,000 से 4,500 फौजी मारे गए, और लेकिन वो इराक के भी 1.5 लाख से लेकर 1 मिलियन लोग इराक के भी तबाह हो गए। अल्टीमेट इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? खुद अमेरिकन सोल्जर भी हैं, वो भी हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे सीरिया में। सीरिया में यही हाल किया इन्होंने।
और अफगानिस्तान में बात करेंगे हम, 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में अमेरिका के 2400 से लेकर 3000 फौजी मारे गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने एक रेफरेंस दिया जहां बताया, लेकिन इनमें से आप डॉक्टर साहब ये जवाब दीजिए, क्या कामयाब हुआ कि क्या हालत हुए इन सारे जो जैसे आज हालात हुए वैसे 2021 की बात है, अफगानिस्तान जिस दिन तालिबान ने उस पे कब्जा करना था काबुल पे, हफ्ता पहले अमेरिका ने बागरान एयर पे सारा कुछ छोड़ छाड़ के रातों रात निकल गए और अभी एक थ्रेट भी दिया था अफगानिस्तान में निकल गए। तो यही हाल होने वाला। अमेरिका किसी तरह से ये युद्ध से जान छुड़ाना चाहता है, बातें मान ली हैं। तो इससे मुझे लगता है कि अमेरिका की जो शर्तें ईरान की है वो मानने वाली तो नहीं है। अब पता नहीं क्या बनेगा, अभी 2 हफ्ते के बाद पता चलेगा रियलिटी। लेकिन ईरान ने अपने हाथ ट्रिगर पर रखे, लेकिन ये 14 दिन ने इसने टाइम गेन लिया और ये अपनी पूरी इकोनॉमी को नए सिरे से कोशिश कर रहा है उसको करने के लिए। और इस दौरान सबसे बड़ी बात है ईरान का तेल सबसे ज्यादा बिका। लेकिन डॉक्टर साहब एक हो गया, एक बात हुई ना पुरानी, अभी पिछले नहीं है, जापान पे जो है ना इनकी दादागिरी, जहां इनकी कहते हैं कि भाई ये बहुत आप कुछ भी कह लो इनको, कि ये एक एग्जाम्पल है कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पे इन्होंने न्यूक्लियर, और कुछ भी कर सकता है ये एक चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल जब ये, लेकिन इसने ठीक है, लेकिन जो इसने टाइम गेन किया अब गेन कर रहा है, और उस दिन जो कह रहा सभ्यता मैं खत्म कर दूंगा, सिविलाइजेशन खत्म कर, स्टोन एज ने नहीं करके ये सारा एक्सपोज हो गया कि भाई वो वाला नहीं तो जापान है। अभी वो उस वक्त जापान का जो वर्ल्ड सिनेरियो था वो कुछ और था। उस वक्त वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं थी, एलिज और एक्सिस थे वहां पे उस वक्त पूरी, ये सारे जो उसमें डोमिनेंस थी, ये आप आज की यूरोपियन कंट्रीज कह लो, जो आज का जो नाटो है, ये सारे एक साथ यूएस के साथ उस वक्त जापान का। लेकिन आज जो उसके मुताबिक नहीं है वर्ल्ड सिनेरियो, सारे लोग ये हटके हैं, यूएस अकेला है उसने, और जो वहां पे ह्यूमन चेन बनी, जहां उसने देखा जो एक थ्रेट था, एक वो ही थ्रेट था जैसे जापान में उस वक्त अटैक करने के मारा, उन्होंने कहा भाई ये नहीं है, किसी तरीके से हमें इसमें बाहर निकालो। और जो मैं ये एक प्रोडिक्ट करता हूँ, एक मैं बात करता हूँ कि ये जो टॉक है, जो आपने कहा कंट्राडिक्टरी डिमांड्स हैं, ये है पॉसिबिलिटी नहीं है, और ईरान, देखिए जो आपने बात कर रहे हैं, ईरान भी अफोर्ड नहीं कर सकता, देखिए उसकी इकॉनमी भी तेल पे ही सेल्फ रिलियंट है, कुछ लेवल पे एग्रीकल्चर है, थोड़ा एरिया उसका काफी है जो उसकी जो, लेकिन जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, चाइना दे, रशिया दे, जो आपका इंटेलिजेंस है, पैसा कर दो। और एक वहाँ पुरानी सिविलाइजेशन है वहाँ पे, तो अंदर से भी दबाव है, जो ये सिर्फ ये रेवोल्यूशनरी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, वहाँ पे दूसरी भी मॉडर्न भी आर्मी है। आपको याद होगा मॉडर्न आर्मी के चीफ ने कहा कि वी कांट अफोर्ड दिस वॉर, उनके अंदर भी है जैसे यूएस में है। और चाइना अगर इंटरवीन, जैसे आपने कहा कि भाई किसी तरीके से यार इसको, और सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो हार्मोज में है, जो आपने कहा कि ये इसको बंद नहीं किया जा सकता। 60% या 40 जो सप्लाई चेन है, एनर्जी चेन, जो तेल है, दूसरा जो भी ये है, इसी उससे आता है। तो मैं ये देखता हूँ होगा ये एक टाक चलती रहेगी, दोनों तरफ से एक्सटेंड होता रहेगा, कई बार ऐसे होती है, एक कोल्ड वार का शेप ले लेगी, ईरान भी अफोर्ड नहीं कर। और जो आपने कहा, जो पहले भी हमने किया, मिडल ईस्ट से मिलिट्री निकालना, स्टेशन ना, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ठीक है कुछ इकोनॉमिक रिलेशन जो है, अब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं यूएस पे थोड़ा हटके, जैसे सऊदीया ने कहा, अभी रिसेंट सऊदी अरेबिया ने कहा कि जो पुराना पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट है वो विड्रॉ कर रहे हैं, और लोग भी करेंगे, डी डॉलरेशन की तरफ जाएंगे, और ब्रिक्स भी इन्वॉल्व होगा, और चाइना, ये एक नया दुनिया बनने, वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है ना, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स भी इसकी, और जियो इकोनॉमी। देखिए जो आपने कहा ना, इस वक्त ये चाइना तो
को रशिया और जो ब्रिक्स सर्वाइव करना पड़ेगा फॉर सर्वाइवल, और अल्टरनेटिव यूएस को मिल गया। और मिडिल ईस्ट ने भी देख लिया कि भाई ये अगर हमारा यूएस के साथ हम जुड़े रहे टोटली, है ना, तो हम तबाह ही तबाह है, क्योंकि उन्होंने देख लिया इस बार में ईरान के साथ, और इजराइल पे डिपेंडेंसी भी देख ली यूएस ने करके कि अगर इसके मुताबिक चलेंगे तो यूएस भी तबाह है। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में, और सबसे हम यही कहेंगे कि मिडिल ईस्ट में पीस आए किसी तरीके से, और इस जो मिडिल ईस्ट में पीस होगी तो वर्ल्ड पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और ये सबसे बड़ी बात है जो ह्यूमैनिटी बचे, ने तो जो ये न्यूक्लियर बम ये तो आने वाली सिविलाइजेशन ही खत्म कर देता है। तो डॉक्टर साहब करें इसको, काफी बात हुई। हाँ जैसा मैं ये थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा कि पिछले एक साल में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पूरे दुनिया का नुकसान किया, आज तक किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो एक साल में दुनिया का इतना नुकसान नहीं किया। आप चाहे ग्रीनलैंड ले लो, चाहे आप वेनेजुएला ले लो, चाहे आप गल्फ ले लो, चाहे आप इजराइल ले लो, मतलब कोई भी क्षेत्र में ना ले लो। और सबसे बड़ी बात है कि नोबेल प्राइज मांगता है, और नोबेल प्राइज यही लोग दे रहे हैं जो आज उसकी पीस करा रहे हैं। अब मैं वही चर्चा करूंगा अभी इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की। देखो इंडिया का इस जंग में इंडिया एक बहुत स्ट्रांग नेशन उभर के आया। क्यों? इंडिया एक वाहिद कंट्री थी, इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल रहा। इंडिया ने अपने सारे जहाज जो थे अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल लिए, सेफली निकाल लिए। और भारत ये कंट्री था, दुनिया में रिकॉर्ड रहेगा कि इस जंग में कि जिसका की पेट्रोल डीजल प्राइस नहीं, और डिप्लोमेसी प्रिवेल की। और सबसे करीब इवन अमेरिका में जब 45% पेट्रोल हाइक होगी तो इंडिया वाहिद कंट्री रही जहां पर कि 145 करोड़ की आबादी है। भारत का जो न्यूट्रल स्टांस जो हमें लगा, जो नॉन अलाइंड था, उसकी वजह से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई खास असर नहीं पड़ा। अब तो शेयर बाजार कल से बढ़ गए हैं, निफ्टी बढ़ गया है। अब पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान तो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, लेकिन पाकिस्तान जरूर लाइमलाइट में आना चाहता है। और एक्सपोज कैसे हो जाए, सब एक कहानी बताऊं। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ एक ट्वीट डालता है, ट्वीट है हमारी पाकिस्तान से वार्ता चल रही है। उस ट्विटर का इवन अमेरिका वालों ने मजाक बनाया। भाई बड़ी बड़ी बात, उस ट्वीट क्या था कि जो भी ट्वीट शहबाज शरीफ करते हैं उसका ड्राफ्टिंग जो है व्हाइट हाउस से होकर आता है। तो ड्राफ्टिंग व्हाइट हाउस से आती है कि अब शहबाज शरीफ को बोला भी ट्वीट कर दो। शहबाज शरीफ ने क्या कि वैसा का वैसा ट्वीट कर दिया जो उन्होंने भेजा था। उस पर क्या लिखा था, फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट। तो उसने ट्वीट क्या किया, फॉर प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट, आगे सारा। तो जब मीडिया वालों ने पूछा भाई ये तो वहां से लिखा हुआ ट्वीट आपने डायरेक्ट पोस्ट कर दिया, आपको ये लाइन हटानी कि फिर ट्वीट करते तो लगता। उसने कहा ये मेरे प्राइवेट स्टाफ ने लिखा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर प्राइवेट स्टाफ ने लिखा था फिर फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर क्यों लिखते, वो सर ड्राफ्ट लिखते। तो यहां पर से पाकिस्तान की काफी ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर लिखते, वो बॉस लिखते। तो फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान वर्ड क्यों यूज करते। तो वहीं से पता चला कि पाकिस्तान का क्या इसमें हशर हुआ है। और दूसरा अब इंडिया की एक और बात करें, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी जो कि भाई ये, और एक चर्चा भी है इंडिया में भी, कुछ पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, मैं नहीं बात करता, जहां कहीं भी है भाई यार, पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी और उसका जो रुतबा है, जो उसका जो स्टेचर है वो बढ़ गया है, तो और इंडिया कम हो गया है। तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि यार हम कोई दलाल नहीं, हम हर जगह इंटरवीन करेंगे जहां ठीक है डिप्लोमेसी में एक रिलेशन है, वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है। तो जो आपने कहा कि हमने अपने हार्मो से ही टैंकर निकाल के और सप्लाई चेन में कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ा, अपनी जो अंदर की हर किस्म की इंटेग्रिटी रखी, सप्लाई चेन हो गई, हर किस्म की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी भी कायम रखी। तो ये क्या देखते हो, ये वाली स्टेटमेंट को आप कैसे लोगे जो एक चर्चा में है कि ये जैसे बात पता कि आपको पता है इंडिया में भी डीप स्टेट काम कर रही है, काफी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। जो नैरेटिव है बाहर का बनाया हुआ नैरेटिव है भारत में। एक और बात मुझे सर आज अजीत डोभाल साहब की बात की याद आ रही है, उन्होंने बोला था कि भारत को बाहर के लोगों से थ्रेट नहीं है, भारत को अंदरूनी लोगों से ही सबसे ज्यादा थ्रेट है। जो ये बात यही साबित हो जाती है कि इस वक्त हम लोगों को अपनी कंट्री के साथ रहना चाहिए। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल न्यूट्रल मेंटेन करते हैं। बिल्कुल सर, 10 आउट ऑफ 10।
मैं कहूँ बिल्कुल नॉन अलाइन की कंट्री है। और जो हमारा शुरू से है आफ्टर फ्रीडम, नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू की भी पॉलिसी, और काफी हमने कायम रहे। हमारे लिए फिलिस्तीन भी इक्वली सिचुएटेड था जैसे हमारा इजराइल है। और जैसा ईरान के साथ तो हमारे बहुत क्लोजली रिलेटेड है। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में बहुत एक्सपोज हुआ है। सबसे बड़ी बात है जब ईरान सऊदी अरेबिया पे अटैक कर रहा था तो सऊदी अरेबिया का एक मैसेज आता है, भाई हमारे पे अटैक करे, आप क्या कर रहे हो, आप हमारे साथ डिफेंस डील है, तो उनके साथ डिफेंस डील है। और पाकिस्तान ने बस गोल मोल स्टेटमेंट दी थी। और आज सऊदी अरेबिया बहुत नाराज है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की डिफेंस डील के बारे में क्वेश्चन मार्क सोच रहा है उसके बारे में कि मुसीबत के वक्त हमें इन्होंने कोई साथ नहीं दिया, और अब जाके मीडिएशन कर रहा है ये, और मीडिएशन ये भी कह रहा है जी सारे यूएस बेसिस बंद कर दो वहां से। सो आज आके मिडिल ईस्ट में भी कुवैत पे हमला हुआ है, बहरीन पे हमला, यूएई की सब कंट्रीज जो है पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और एक और बताओ, जो तुर्किया है जो कहता है मैं ऑटोमन एम्पायर का एक रेप्लिका हूं, एग्जिस्टिंग जो मैं उस्मानिया एक साम्राज्य होता था उसका मैं एक रेप्लिका भी बचा हुआ मैं हूं, इसमें उसका क्या रोल रहा? सर पूरे 40 दिन के दिन वार में एक भी स्टेटमेंट तुर्किया से नहीं आई कि कंडेम किया कि ईरान पे अटैक्स के यूएस को उसने बिल्कुल कंडेम नहीं किया। अच्छा, एक और है जो ओआईसी है, जो इसके बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, ब्रदरहुड, सर वो भी यहाँ पर डिफंक्ट नजर आई, यूनाइटेड नेशंस डिफंक्ट नजर आया। इसका मतलब है जब दो मुल्कों की लड़ाई होती है ये सारी ऑर्गेनाइजेशन धरी की धरी रह जाती है। अगर पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, अगर वो तो यूएन की इंटरवेंशन क्यों नहीं ली यूएस ने या ईरान ने सैंक्शन के लिए? और वहां पे मुझे लगता है क्या रेजोल्यूशन क्या वहां पे सबसे बड़ी बात है यूएन में यूरोपियन यूनियन और नेटो की काफी इंटरफेरेंस है। और इस युद्ध में नेटो और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रंप कहते हैं मैं अब 100 साल उनसे नाराज हूं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हमारा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आप भी अटैक करो, और उन्होंने क्लियरली कर दिया कि हमारी भी इंडिया की तरह नॉन अलाइन मूवमेंट वाली पॉलिसी बताई। और यूरोपियन यूनियन नेटो ने इस युद्ध में कोई डॉक्टर साहब एक बात करें आप ये को बताइए, क्या ये आने वाला जो दुनिया का पॉलिटिकल अफेयर रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन है, जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमी रिलेशन हैं जो सारे, क्या ये इंटरेस्ट जो थर्ड वर्ल्ड आप कह रहे हो जो लोग हैं, आम जो कंट्रीज हैं गरीब, उनके हक में रहेगा कि यूनिपोलर मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या किस तरफ जा रहे हैं हम? जैसा आने वाले वक्त जो है, इस जो 40 दिन का जंग हुआ इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? इंडिया का फायदा हुआ। इंडिया का ऑलरेडी ग्लोबल साउथ में लीडर माना जाता है, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा फायदा चाइना को हुआ। चाइना ने बिल्कुल न्यूट्रल रहा। चाइना तो चाहता था कि अमेरिका का सर इस दौरान $23 बिलियन का नुकसान, इकोनॉमिक नहीं, रुतबा की बात करें, रुतबा तो कम हो गया, डोमिनेंस कम हो गई। रशिया को काफी फायदा, और रशिया ने 40 दिन में अपना मनमान्य रेट पे तेल बेचा है। तो कोई उस दुनिया में अब चर्चा ही नहीं हो रही यूक्रेन वार की, कोई चर्चा ही नहीं करता यूक्रेन वार की, कोई दुनिया में किस करती है। जो नेटो और यूरोपियन यूनियन ने अपना कन्नी काट दी साइड पे, वो भी अलग हो गए। और अब लगता है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, अब इसमें अमेरिका की वही बात मैं आज रिपीट करूंगा जो पिछले बार मैंने बताई थी कि 1956 में दुनिया का बादशाह हुआ करता था पॉलिटिकली अमेरिका, जो यूनाइटेड किंगडम, वो सुएज कैनाल के नाम, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण जो यूनिपोलर वर्ल्ड, अमेरिका का दादागिरी जो है दुनिया में खत्म हो गई, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। ऑल दो वो स्टिल दुनिया की मॉनेटरी पावर है, वर्ल्ड पावर है, पैसा उनके पास है, उनको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उनकी जो क्रेडिबिलिटी है एज ए वो खत्म हो गई दुनिया में। अब कोई भी कंट्री अमेरिका से विश्वास नहीं करेगा। इवन गल्फ कंट्रीज जो है अपना बेस बनाने में 10 बार सोचेंगे। तो बाकी इंडिया ऑलरेडी नॉन अलाइंड है, नाटो कंट्रीज ने बोले हम भी नॉन अलाइंड है, अफ्रीका तो इस पूरी वर्ल्ड दुनिया में वो अपनी उनके प्रॉब्लम्स हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ऑलरेडी अमेरिका ने दबाया हुआ है, क्यूबा में है, पनामा में है। तो अब आने वाले वक्त में अमेरिका ने अपनी खिल्ली खुद उड़ाई। इसका मतलब हो गया कि इस छोटी सी जो 40 दिन की, छोटी कहेंगे जो अभी, क्योंकि जो अगर कंपेयर करो आप यूक्रेन और रशिया के बारे में 40 डेज में, तो एक बेटर सेंस प्रोवेल की। लेकिन ये बता दिया छोटा सा कंट्री ईरान कि भाई ये जो वर्ल्ड में
वैसा जो दादागिरी है ना, चाहे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जहां आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक पे ही हम, बॉडी इकोनॉमी है हमारी, जो हमारे पास बहुत से ये वेपनरी है और न्यूक्लियर है, तो ईरान ने इस बार जो, अगर यहां तक अगर आप देखो तो यूएस ने मुंह की खाई है, और आने वाला वक्त कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा मिलिट्री पावर, जहां किसी किस्म की पॉलिटिकल डोमिनेंस किसकी, यूएस। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये जो वर्ल्ड है हर एक की रिकॉग्नाइज हो, जो भी यूनाइटेड नेशन है ये रिवाइव हो दोबारा, और जो ये यूरोपियन कंट्रीज का रोल हम इसको करते हैं, काम सल्यूट करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा रोल होया, और इस बार से हटके अगर ये लोग एक जैसे एक इसको सपोर्ट करते तो ईरान का भी हाल जापान जैसा होना था, और थर्ड बार की तरफ हमें जाना था, और दुनिया की तबाही थी। जो ह्यूमैनिटी है और जो समझो जो हम दोबारा स्टोन एज की तरफ जो यूएस चाहता था वही होना था, लेकिन समहाउ द वर्ल्ड हैव सेव्ड। लेकिन देखते हैं आगे जो ये ट्रूस है 21 अप्रैल को खत्म होने वाला है, 21 अप्रैल को, या आगे क्या होता है, तो अभी ये ओपन है, आपके सामने है, मुझे लगता है काफी अच्छा। थैंक यू वेरी मच।